हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी वन यम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश में ये महत्वपूर्ण शासक है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण शासक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखिए, मिहिर भोज रामभद्र का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। और इसका शासनकाल जो था यह 1836 से 1885 ईस्वी तक था। इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ यह। और यह कहा जाता है कि यह रामभद्र की पत्नी अप्पा देवी से उत्पन्न हुआ था। किससे उत्पन्न हुआ था? अप्पा देवी से उत्पन्न हुआ था। और अभिलेखों में इसके दो अन्य नाम मिलते हैं, प्रभास और आदिवराह। प्रभास और आदिवराह जो है अभिलेखों में इसके दो अन्य नाम मिलते हैं। उसके शासनकाल की घटनाओं की सूचना अनेक लेखों से प्राप्त होती है, जिनमें कुछ स्वयं उसी के तथा कुछ उसके उत्तराधिकारियों हैं। इसका सर्वप्रमुख लेख ग्वालियर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ग्वालियर लेख जिसे हम कहते हैं। और ग्वालियर लेख जो प्राप्त हुआ है यह प्रशस्ति के रूप में है। और लेखों के अतिरिक्त कल्हड़ और अरब यात्री सुलेमान के विवरणों से भी उसके काल की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। राजा बनने के उपरांत मिहिर भोज का पहला महत्वपूर्ण कार्य था समाज का दृढ़ीकरण करना। और सर्वप्रथम उसने अपने पिता के निर्बल शासनकाल में स्वतंत्र हुए प्रांतों को पुनः अपने अधीनता में किया। उसने मध्य भारत राजपूताना में पुनः अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। उसने कलचुरी, चेदी, गोहिलीत वंश के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया। इन वंशों के राजाओं ने उसके अभियानों में सहायता दी। ग्वालियर लेख में कहा गया है कि अगस्त ऋषि ने तो केवल विंध्य पर्वत का विस्तार अवरुद्ध किया था, किंतु इसने यानी भोज ने कई राजाओं पर आक्रमण कर उसका विस्तार रोक दिया। उत्तर भारत में किए गए उसके अभियानों में गुहिल वंशी हर्षराज जो उसका सामंत था ने भोज की सहायता की। चाटसू लेख के अनुसार उसने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त कर भोज को घोड़े उपहार में दिए। ठीक है, यह भी वर्णित है। उसने गौड़ नरेश को पराजित किया और पूर्वी भारत के शासकों से कर प्राप्त किया। कलचुरी वंशी गुणाम्बोधि देव भी उसका सामंत था। पहेवा यानी पूर्वी पंजाब लेख से सूचित होता है कि हरियाणा प्रदेश उसके राज्य में शामिल था। भोज का एक खंडित लेख दिल्ली में पुराना किला से मिलता है, जो वहाँ उसके उसके अधिकार का सूचक है। इतिहासकार बियनपुरी का मत है कि उड़ा लेख में उल्लिखित बलवर्मा मिहिर भोज का काठियावाड़ में सामंत था, जिसने अपने स्वामी की ओर से लड़ते हुए हुड़ों को हराया था। देवगढ़ तथा ग्वालियर लेखों से भोज का मध्य भारत पर अधिकार पुष्ट होता है। इस प्रकार अपने राज्यारोहण के पश्चात मिहिर भोज ने अपनी राजनीतिक स्थिति विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी सुदृढ़ बना लिया था। मिहिर भोज के समय में प्रतिहारों की पालो और राष्ट्रकूटों के साथ पुरानी प्रतिद्वंदिता चली आ रही थी। हम आपको बता चुके हैं कि पालो राष्ट्रकूटों के साथ इनका युद्ध होता है हमेशा। मिहिर भोज दो पाल राजाओं यानी देवपाल और विग्रहपाल का समकालीन था। एक ओर जहां पाल लेख प्रतिहारों पर विजय का विवरण देते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रतिहार लेख पालों पर विजय का दावा प्रस्तुत करते हैं। पालकालीन बादल लेख में कहा गया है कि देवपाल ने गुर्जर नरेश को पराजित किया। इसके विपरीत ग्वालियर लेख में वर्णित है कि जिस लक्ष्मी ने धर्मपाल के पुत्र का वरण किया था, उसी ने बाद में भोज को दूसरे पति के रूप में चुना। अतः वस्तु स्थिति यह प्रतीत होती है कि प्रारंभिक युद्ध में देवपाल को मिहिर भोज के विरुद्ध सफलता प्राप्त हुई हो, लेकिन मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी नारायण पाल के समय में या देवपाल के शासन के अंतिम दिनों में मिहिर भोज को अपनी पराजय का बदला ले लिया हो। पाल साम्राज्य के पश्चिमी भागों पर उसका अधिकार हो गया हो। मिहिर भोज के दूसरे शत्रु थे राष्ट्रकूट थे। पालों से निपटने के पश्चात राष्ट्रकूटों की ओर मुड़ा। मिहिर भोज दो राष्ट्रकूट राजाओं अमोघवर्ष और कृष्णद्वितीय का समकालीन था। याद रखिएगा, अमोघवर्ष और कृष्णद्वितीय का समकालीन था। अमोघवर्ष शांत प्रकृति का शासक था। उसके समय में मिहिर भोज ने उज्जैन पर अधिकार करते हुए नर्मदा नदी तक धावा बोला। बगरुमा लेख से विदित होता है कि ध्रुव ने उसकी सेना को पराजित कर भगा दिया था। यह ध्रुव राष्ट्रकूटों की गुजरात शाखा का ध्रुव द्वितीय था, जो अमोघवर्ष का सामंत था। लेख से मात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि भोज राष्ट्रकूट क्षेत्रों में कोई सफलता नहीं मिली तथा उसे क्षणिक पराभव का सामना करना पड़ा। अमोघवर्ष के पुत्र कृष्णद्वितीय के समय में भी दोनों राजवंशों का संघर्ष चलता रहा। और इस समय राष्ट्रकूट नरेश कृष्णद्वितीय
878 से लेकर 914 ईस्वी तक शासन किया था। उसने चालुक्यों के साथ युद्ध में फंसा हुआ था। भोज ने उस पर आक्रमण कर नर्मदा नदी के तट पर उसे परास्त किया। इस विजय के फलस्वरूप मालवा पर उसका अधिकार स्थापित हो गया। इसके बाद वह राष्ट्र गुजरात की ओर बढ़ा और खेटक यानी खेड़ा जिला के आसपास के भूभाग को जीत लिया। गुजरात शाखा के राष्ट्रकूटों का 888 ईस्वी के बाद कोई लेख नहीं मिलता है, जो इस बात का सूचक है कि प्रदेश प्रतिहारों ने जीत लिया था। ये प्रदेश जो है प्रतिहारों ने जीत लिया था। राष्ट्रकूट अभिलेख देवली और करहाट से पता चलता है कि भोज और कृष्ण के बीच उज्जैनी में एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कृष्ण ने भोज को भयाक्रांत कर दिया था। किंतु ऐसा लगता है कि इस युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। मालवा पर भोज का अधिकार बना रहा। इसके बाद भी दोनों वंशों में उज्जैन पर अधिकार को लेकर युद्ध होते रहे, लेकिन खेटक के आसपास का भाग पुनः राष्ट्रकूटों के हाथ में चला गया। 910 ईस्वी में उत्तरी गुजरात में ब्रह्मलोक वंश के प्रचंड नामक एक नए सामंत को शासन करते हुए पाते हैं। इंद्र तिथि के समय गुजरात का शासन सीधे मान्यखेत से होने लगा। 915 ईस्वी में इंद्र ने वहाँ एक ब्राह्मण को दिए गए दान की पुष्टि की, जो उसके अधिकार का सूचक है। इस प्रकार भोज उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उत्तर पश्चिम में उसका साम्राज्य पंजाब तक विस्तृत था और पूर्व में गोरखपुर के कलचुरी उसके सामंत थे। संपूर्ण अवध क्षेत्र उसके अधीन था। कहल लेख से पता चलता है कि कलचुरी शासक गुणाम्बोधि ने भोज से कुछ भूमि पाई थी। जयपुर क्षेत्र गुहिलूत शासक हर्ष राज भी उसका सामंत था। दक्षिणी राजस्थान के प्रतापगढ़ से भोज के उत्तराधिकारी महेंद्रपाल के लेख मिलता है, जो उस भाग पर उसके अधिकार की पुष्टि करता है। बुंदेलखंड के चंदेल उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। दक्षिण में उसका साम्राज्य नर्मदा नदी तक विस्तृत था। उसने कन्नौज की एक विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज को उसने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाई। वह लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसने आदिवराह प्रभास जैसी उपाधियाँ धारण की। निश्चिततः वह गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ। भोज के शासनकाल अरब यात्री सुलेमान बड़े उच्च शब्दों में वर्णन करता है। उसके अनुसार इस राजा सुलेमान कहता है कि इस राजा के पास बहुत बड़ी सेना है, अन्य किसी राजा के पास उसके जैसी अश्व सेना नहीं है। वह अरबों का सबसे बड़ा शत्रु है। यद्यपि वह अरबों के राजा को सबसे बड़ा राजा मानता है, भारत के राजाओं में उससे बड़ा इस्लाम का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। वह अपार धन ऐश्वर्य युक्त है। भारत में उसके अतिरिक्त कोई राज्य नहीं है जो डाकुओं से इतना सुरक्षित हो। भोज के लेखों और मुद्राओं पर अंकित आदिवराह उपाधि यह सूचित करता है कि वह देश मलेच्छों यानी अरबों से मुक्त कराना अपना पुनीत कर्तव्य समझता था। अरब उससे बहुत अधिक डरते थे। 915-16 ईस्वी में सिंध की यात्रा करने वाला मुस्लिम यात्री अल-मसूदी लिखता है कि वह अपनी शक्ति अपनी शक्ति के केंद्र मुल्तान में अरबों ने एक सूर्य मंदिर को तोड़ने से बचा रखा था। जब भी प्रतिहार का आक्रमण का भय होता था, उस मंदिर की मूर्ति को नष्ट करने का भय पैदा कर अपनी रक्षा कर लेते थे। अलबिलादुरी कहता है कि अरबों को अपनी रक्षा के लिए कोई सुरक्षित स्थल मिलना ही कठिन था। उन्होंने एक झील के किनारे अल हिंद सीमा पर अल महफूज नामक एक शहर बसाया था, जिसका अर्थ सुरक्षित था। इन विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि भोज ने पश्चिम अरबों के प्रसार को रोक दिया था। अपने इस वीर कृत्य द्वारा उसने भारत भूमि की महान सेवा की थी। तो ये आज का हमारा मिहिर भोज था। इसके अगले लेक्चर में हम लोग महेंद्रपाल प्रथम और अन्य राजाओं को पढ़ेंगे।